हाँ तो गैस, आज हम बात करने वाले हैं सेलों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपने 3 टाइप की रॉक्स पढ़ी होंगी ऑलवेज, उन्हीं के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पृथ्वी के अंदर वाली परतें। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ओके, ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसे बोलते हैं आप परपटी, ठीक है। और जो मध्य परत होती है उसे बोलते हैं आप मेंटल। सबसे जो अंदर आंतरिक सतह वाली जो परत होती है, सबसे अंदर वाली परत, उसे बोलते हैं आप क्रोड, ठीक है। तो पृथ्वी एक तरह से प्याज के रूप में होती है। जैसे प्याज के आप परतें खोलते जाएंगे, परतें अंदर, उस पर एक नई परत मिलती जाएगी। उसी तरह से सबसे ऊपरी परत होती है परपटी, उसे अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा मेंटल, और उसके और अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा क्रोड। अब आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपीय जो हमारे जो महाद्वीप जिन पे हम रहते हैं स्थल पे, उस पर परपटी होती है आपकी 35 किलोमीटर तक। लेकिन अगर हम महासागर की परपटी की बात करें, महासागर पर जो जमीन की ऊपरी सतह मिलती है, उसकी मोटाई आप मान सकते हो 5 किलोमीटर तक होती है। साथ में ही किन किन खनिजों से मिलकर बनी होती है, तो महाद्वीपीय संयंत्र की परपटी आपके सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, जबकि महासागर में मिलने वाली परपटी आपकी मिलकर बनी होती है सिलिकॉन, ये आपकी जो स्थल वाली प्रॉपर्टी वो एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, और जबकि ये मिलकर बनी होती है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, जैसे आप बोलते हो सीमेंट, और इसे बोलते हैं सेल, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा अंतर है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, इतना हो जाने के बाद में अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल आपकी होती है 2900 किलोमीटर तक, जबकि क्रोड की मोटाई होती है 3500 किलोमीटर तक, ठीक है। क्रोड जिसका ताप और दाब होता है इन सभी परतों में सबसे आंतरिक परत है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। सबसे ज़्यादा हाई आपको इसी का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब इन सतहों के बारे में बात करने के बाद में अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसे सेल किसे कहते हैं, उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेल यानी कि रॉक किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की ये जो प्रॉपर्टी है, जिन प्राकृतिक खनिजों के पिंडों से मिलकर बनी होती है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी जिन प्राकृतिक खनिजों के पिंडों से मिलकर बनी होती है, उसे ही सेल कहते हैं, ठीक है। सेल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो महाद्वीप की हो या फिर महासागर की हो, वो जिन जिन प्राकृतिक खनिजों के समूह से मिलकर बनी होती है, उसे आप सेल कहते हैं। तो सेल के 3 टाइप आप देख सकते हैं। इग्नियस सेल, जिसे आप हिंदी में बोलते हो आग्नेय सेल। दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान या फिर सेल। थर्ड होती है आपकी कायांतरित, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस सेल, ठीक है। अब इग्नियस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि डेड लैंग्वेज है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए हम डेड लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। हमारे जितने भी शब्द चलते हैं हमारे डेड लैंग्वेज से कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब जैसे आग्नेय सेल, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, ठीक है। और अवसादी जिसे बोलते हैं सेडिमेंट्री, इसका मतलब होता है स्थिर। और कायांतरित जिसे बोलते हैं आप मेटामॉर्फिक, यानी कि रूपांतरित, जो कि चेंज होती रहती है। तो ये आपके शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जबकि ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसमें इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्थिर, और आपकी मेटामॉर्फिस का मतलब होता है रूपांतरित, ठीक है। तो ये हमने बेसिक से देख लिया। अब मैं बताता हूँ इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक ज्वालामुखी है, ठीक है, और इसके पृथ्वी की आंतरिक सतह से यहाँ पे जो ये द्रवित पदार्थ है, जो लाल रंग का आप ज्वालामुखी में देखते होंगे, पिघला हुआ एक लाल द्रवित पदार्थ होता है जिसे आप बोल रहे हो मैग्मा। क्या बोल रहे हो? मैग्मा। तो ये द्रवित लाल पदार्थ होता है आपके। इसी मैग्मा की वजह से ही आपके जितने भी भूकंप होते हैं, भूस्खलन होते हैं, यानी कि आंतरिक भू प्रक्रियाएं होती हैं, वो इसी मैग्मा के इधर उधर हिलने डुलने से या फिर चलने से, इसमें निरंतर परिवर्तन से ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि बेसिकली हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे ये महाद्वीप हैं सारे, ये हमारी पृथ्वी के अंदर मिलने वाली मैग्मा इनके चारों तरफ वृत्तीय रूप में गति करता रहता है, जिससे आपको पृथ्वी की सतह पर भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से रिलेटेड है, जो आप ज्योग्राफी में अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे आप मैग्मा देख रहे हो, अगर ये मैग्मा यहाँ पे द्रवित होकर अंदर ही जमा हो जाता है, ठोस पिंड के रूप में रूपांतरित हो जाए, अंदर ही यहीं पे जम जाए, तो इसे बोलते हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, मैग्मा अगर ज्वालामुखी के अंदर ही द्रवित होकर, ठंडा होकर वहीं पे ठोस हो जाए, तो इससे जो चट्टान बनेगी उससे बोलेंगे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। अगर ये मैग्मा आपके ज्वालामुखी से निकल के बाहर आता है और बाहर सतह पे, पृथ्वी की सतह पे या फिर इसकी सतह पे, ज्वालामुखी के आसपास वाली सतह पे गर्म होकर एक चट्टान का निर्माण करता है, तो उसे बोलते हैं बहिर्वेदी चट्टान। इसे बोलेंगे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। तो ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों का एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन है कि अगर मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर ही जमा हो रहा है, वहीं पर ठोस होके वहाँ पे एक पिंड के रूप में एक सेल का निर्माण कर रहा है, तो उसे अंतर्वेदी कहते हैं। अगर वो बाहर आके ठोस रूप में रूपांतरित होता है, द्रवित जो मैग्मा है, तो उसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है बेसाल्ट पत्थर। ये जो दक्कन का पठार होता है आपका, दक्कन का पठार, वो बेसाल्ट पत्थरों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। बहिर्वेदी जो आग्नेय चट्टान है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये हमें कौन सी चट्टान देगी? आपकी आग्नेय चट्टान देगी। अब आग्नेय चट्टान से आपको मिलेंगी कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। देखिए, तो अब जो हमारी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, या फिर जो आग्नेय चट्टान बनी है, ये अंदर एक दूसरे से टकरा सकती हैं, वहाँ पे टूट सकती हैं, चटक सकती हैं, और वहाँ पे चटक के छोटे छोटे कणों में रूपांतरित हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे आप बोलते हो अवसाद। और ये जो अवसाद होता है, यहाँ जल के द्वारा या फिर वायु यानी पवन के द्वारा एक परत दर परत रूपांतरित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो अवसाद हैं, एक जगह एकत्रित होकर एक मृदा की एक परत का निर्माण करेंगे, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अवसादन। और ये जो चट्टान बनेगी परत दर परत, जैसे इस पे अवसादन होता रहेगा, आपकी जो ग्रेनाइट चट्टान है, वो जो आग्नेय चट्टान है, वो टूट कर छोटे छोटे कणों में रूपांतरित होगी, और छोटे छोटे कण हैं आपके अपरदन यानी कि वायु और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परत दर परत बना दिए जाएंगे। तो इससे जो चट्टान बनेगी उसे बोलते हैं आप अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अवसादी चट्टान में क्या होता है, यहाँ पे अगर जैसे ये परत बन रही है, अगर इस परत पे कोई भी जीव आता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी जीव आ गया, यहाँ पे कोई पत्ती आ गई, ठीक है, अब उस पत्ती के ऊपर ही अगली परत आ जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब अगली परत आएगी तो उस परत पे इसके चिन्ह वहाँ पे छप जाएंगे।
ठीक है, भले ठोस रूप में हो या फिर वो उसकी प्रोटीन की संरचना वहाँ पे रह सकती है, डीएनए वहाँ पे रह सकता है, या फिर कोई जीव है तो उसकी जो हड्डियाँ हैं वहाँ पे वो सांचे के रूप में यहाँ पे रूपांतरित हो जाती हैं। तो अवसादी चट्टानों में मृत जंतु यहाँ पर पेड़ों के अवशेष को आप जीवाश्म कहते हैं। तो हमें जीवाश्म कौन सी चट्टान से बनते हैं? वो अवसादी चट्टानों से बनते हैं आपके जीवाश्म। मोस्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछते हैं जीवाश्म कौन सी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो अवसादी चट्टानों से जीवाश्म आपको प्राप्त होंगे। क्या होगा, अब कायांतरित चट्टानें बनेंगी आपके मेटामॉर्फिक चट्टानें बनेंगी। ठीक है, ये कैसे बनेंगी? मेटामॉर्फिक चट्टानें ऐसे बनेंगी कि अगर ग्रेनाइट जो आपकी आग्नेय चट्टान है, यहाँ पर अवसादी चट्टान है, इस पे ताप और दाब अगर उच्च ताप और दाब आप प्रेशराइज करोगे इस पे, यानी कि अपोज करोगे, इस पे डालोगे, तो ये रूपांतरित होकर आपकी कायांतरित चट्टानों में बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये कायांतरित चट्टान हो गई। कायांतरित चट्टान है जैसे आपका चूना पत्थर है, इसके एग्जाम्पल है चूना पत्थर है, वो संगमरमर में रूपांतरित होता है, वो इसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान। ठीक है, अब जो ये मेटामॉर्फिक चट्टान है, अगर इस पे और ज़्यादा उच्च ताप और दाब लगेगा तो ये वापस से आपका जो मैग्मा है वो बना देगी, जो द्रवित लाल पदार्थ होता है ज्वालामुखी का, और वो जो ज्वालामुखी का लाल पदार्थ है वो वापस से आपके आग्नेय चट्टान बनाएगा। वो इस पर डिपेंड करता है, अगर वो मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर ठंडा होता है तो वो अंतर भी आग्नेय चट्टान बनाएगा, अगर वो बाहर जाके ठंडा होता है ज्वालामुखी से तो वहाँ पे बाहर भी थी आग्नेय चट्टान आपको मिलेगी। और आग्नेय चट्टान के वापस टूटने चटकने पे आपको अवसादी चट्टान मिलेंगी, जिसमें आपको जीवाश्म मिलेंगे। और इस पे इन दोनों चट्टानों पे, आग्नेय और अवसादी चट्टानों पे ज़्यादा ताप और दाब के रूपांतरण से आपको यहाँ पे कायांतरित चट्टानें मिलेंगी। तो ये जो चक्र मिल रहा है चट्टानों का, एक दूसरे में चक्रीय प्रक्रम चल रहा है, इसे बोलते हैं आप सेल चक्र। ठीक है, ये एज इट इज जैसे हमारे इकोसिस्टम में जैव रासायनिक चक्र चलता है उसी तरह से चलता है। ठीक है, तो जो सेल हैं हमारे कई काम में आते हैं, इनसे हमें कई खनिज मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, और इनसे हमारे जो सक्सेशन होता है, प्लांट सक्सेशन, इन्हीं रॉक्स पे होता है, यानी कि पादपों के स्थायी क्रमिक विकास को प्लांट सक्सेशन कहते हैं। तो प्लांट सक्सेशन दो तरह से आपने पढ़ा होगा, पादपों का क्रमिक विकास होता है स्थायी रूप से, वो अनुक्रमण होता है, वो चट्टानों पे ही ज़्यादा, उन चट्टानों के आसपास ही होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था पूरा चट्टानों का क्रम, सेल चक्र। यहाँ पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी, सबसे ऊपरी सतह प्रॉपर्टी, मध्य सतह मेंटल, और सबसे आंतरिक सतह क्रोड मिलकर बनी होती है आपकी निकेल और फेरस से। ठीक है, क्रोड है वो किससे मिलकर बनी होती है? निकेल और फेरस से मिलकर बनी होती है। इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है सभी परतों में। हमने चट्टानों के प्रकार देखे, इग्नियस चट्टान जिसमें लैटिन शब्द के इग्नियस ली हुई, जिसका मतलब होता है अग्नि, और सेडिमेंट्री जिसका मतलब होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक जिसका मतलब होता है रूपांतरित चट्टानें। अब मैग्मा से ही आपकी पूरी चट्टानों का चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। सबसे पहले आपकी आग्नेय चट्टानें बनती हैं, फिर उसके बाद में सेडिमेंट्री चट्टानें जिसमें आपकी जीवाश्म बनते हैं, फिर उससे आपकी कायांतरित चट्टानें बनती हैं जो वापस से आपके ग्रेनाइट चट्टानें, और यही प्रक्रम चलता रहता है। आपको पता होना चाहिए ये जो प्रक्रम यहाँ पे अवसादन में हुआ था जीवाश्म, ये आपका जल और वायु किसी के द्वारा भी हो सकता है। तो ये था पूरा आपका सेल चक्र। ठीक है, अब जैव रासायनिक चक्र की बात आती है, जो कि दो प्रकार से आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ मैं थोड़ा सा मीडिया। क्योंकि इकोसिस्टम में ये दोनों पैरेलल वे में चलते रहते हैं। ठीक है, जैव रासायनिक चक्र है, दो चक्र जिसमें आप देख सकते हैं। एक होता है गैसियस साइकिल, जिसमें आपकी गैसों का चक्र चलता रहता है, चाहे वो आपकी कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो। दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें आपकी फॉस्फोरस और सल्फर जो खनिज हैं वो उनका चक्र चलता रहता है।
तो फॉस्फोरस है ये हमसे भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारी हड्डियों में मिलता है, साथ में हमारे दांतों में। तो ये जो आपका है, ये चट्टानों के टूटने से फॉस्फोरस इन्हें मिल रहा है, और ये प्लांट लेते हैं और ये प्लांट से किस में पहुंचता है, एनिमल्स में। एनिमल्स जब मरता है, उसकी डेड बॉडी का जब क्षरण होता है, तो उसमें आपकी प्रोटीन होती है, और प्रोटीन का जब और ज़्यादा डिकम्पोजिशन किया जाता है तो उससे अमीनो एसिड से आपके सल्फर वगैरह इस वापस से आपके इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं। तो कोई सा भी खनिज एब्सेंट नहीं होता है, जो आपको दिया जाता है वो ले लिया जाता है। इसमें मान लीजिए कोई भी खनिज यहाँ पे एब्सेंट हो जाए किसी भी वे में, ठीक है, तो उस टर्म को बोलते हैं पोषक निश्चलता, मिनरल इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कोई भी आपको खनिज है वो नहीं मिल पा रहा है इकोसिस्टम में, तो उस खनिज की उपस्थिति को आप पोषक निश्चलता बोलते हैं। मैंने इसके बारे में बताया है क्योंकि ये आपके सेल साइकिल, जो ये साइकिल चल रही है रॉक साइकिल, उसके पैरेलल में ही इकोसिस्टम में चलता रहता है। आई होप गाइस आपको पूरा समझ में आएगा सेल साइकिल, इसका रॉक्स के बारे में, पृथ्वी की सतह, आंतरिक सतहों के बारे में, और सेल का जो चक्र चल रहा है उसके बारे में। सो थैंक्स। अगले वीडियो में हम और कोई टॉपिक पे लेके आएंगे, उसके बारे में बात करें। सो थैंक्स।